क्लास 10th साइंस। हम पिछली वीडियो में सीबीएसई सैम्पल पेपर का एमसीक्यू बेस्ड जो था टर्म 1 का क्वेश्चन 1 to 5 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लोहे की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया में। देखो ये कॉपर सल्फेट है CuSO4 और इसकी लोहे Fe के साथ क्रिया हो रही है, तो हमें क्या उत्पाद मिल रहा है? Cu कॉपर एंड FeSO4 आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट। आगे प्रश्न है, दी गई तालिका में निम्न में से कौन सा उपचयित पदार्थ है और कौन सा, ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया है, ये है अपचायक। ये गलत प्रिंट हो गया है। इसी तरह ये भी उपचायक नहीं, ये भी अपचायक है, हाँ, को दर्शाता है। तो हमें यहाँ पर उपचयित पदार्थ और अपचायक ढूंढना है। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दूं, इस तरह का जब प्रश्न आता है अपचायक, उपचायक, अपचयित, उपचयित, आंसर हमेशा राइट हैंड साइड से ही होगा। ये आप ध्यान रखना। इस क्रिया में आंसर ये गलत हो गया बेटा, ये भी आंसर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही होगा। ये आंसर हमेशा यहां से आएगा, राइट हैंड साइड से आंसर कभी नहीं होगा। दूसरी बात, ऑक्सीजन का संयोग, या तो ऑक्सीजन जुड़ रही हो या हाइड्रोजन का ह्रास हट रही हो, तो उसको हम बोलते हैं उपचयन। उसी तरह से अगर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे अपचयन। ये अपचयन है। तो जिस पदार्थ का उपचयन हो रहा है हम कहेंगे वो उपचयित है। ठीक है, ये आ का डंडा फालतू लग गया है। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह अपचयित है। ये आ का डंडा यहाँ भी फालतू है। एक और बात, जो पदार्थ उपचयित होता है वह अपचायक होता है और जो अपचयित होता है वह उपचायक है। आपको 4 चीज याद रखनी है। ऑक्सीजन का संयोग उपचयन, वो पदार्थ उपचयित हो गया। ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन, वो पदार्थ अपचयित हो गया। ठीक, और जो उपचयित है वो अपचायक है और जो अपचायित है वो उपचायक है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, कौन सा उपचयित पदार्थ है? तो अब हम यहां पर देखें तो ये जो CuSO4 है इससे बन रहा है Cu। यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और ऑक्सीजन के ह्रास को हम कहते हैं अपचयन, और जिसका अपचयन हो वो अपचयित होता है। तो यहां पर आंसर लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, अपचयित पदार्थ होगा CuSO4। अब हम दूसरा देखते हैं Fe, इससे बना FeSO4। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का संयोग हो गया और ऑक्सीजन का संयोग हुआ तो हम इसको कहेंगे उपचयित। कौन उपचयित हुआ? आयरन। Fe जो है वो उपचयित है, क्योंकि आंसर लेफ्ट हैंड साइड से आएगा, तो Fe जो है वो उपचयित है। हमें यही ढूंढना था उपचयित पदार्थ, तो आंसर आ जाएगा आपका Fe। अब मैं बाकी साफ कर देती हूं। तो ए विकल्प भी यही है, बी भी यही है। आगे देखते हैं। अब हमें देखना था अपचायक।
जो गलत प्रिंट हो गया। जो पदार्थ उपचयित होता है वही अपचायक होता है। तो अपचायक भी कौन है? Fe। तो इसका ए ऑप्शन सही है। देखो दूसरा ऑप्शन बी इसलिए भी गलत है क्योंकि यहां पर FeSO4 है जो कि राइट हैंड साइड से है। मैंने आपको बताया आंसर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही होगा। तीसरा ऑप्शन भी गलत है और चौथा भी गलत है, तो इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, कॉपर और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया क्या कहलाती है? बेटा ये आपके चैप्टर 1 की एक्टिविटी 1.11 में से लिया गया है। और वो एक्टिविटी को मैं थोड़ा सा बता दूं, उसमें क्या है। उसमें एक चाइना डिश है जिसके अंदर हमने कॉपर पाउडर लिया, इसको हमने गरम किया। जब हम इसको गरम करते हैं तो कॉपर पाउडर के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। देखो जो कॉपर है वो ब्राउन कलर का होता है, जब हम गरम करते हैं तो उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कॉपर जब हमने गरम किया तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। अब हम प्रश्न पर आते हैं। कॉपर और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन, विघटन, संयोजन या द्विविस्थापन। अब आप इस क्रिया को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितने अभिकारक हैं? 2 अभिकारक हैं। और 2 अभिकारक से कितने उत्पाद बन रहे हैं? 1। जब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी क्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प कैल्शियम कार्बोनेट, पहले कैल्शियम कार्बोनेट का मैं आपको सूत्र बता दूं, CaCO3 के मूल अम्ल और क्षारक को प्रदर्शित करता है? बेटा कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण है और लवण कब बनता है? जब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं। लवण के अंदर एक अम्ल होगा और एक क्षारक होगा। अम्ल की पहचान है वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है जलीय विलयन में। क्षारक की पहचान है वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है जलीय विलयन में। ठीक है। अब हमारा लवण है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर जो पहला भाग है वो क्षारक के लिए है और जो दूसरा भाग है वो अम्ल से है। अब कैल्शियम से कोई भी क्षारक देखेंगे तो देखो NaOH तो होगा नहीं क्योंकि हमें तो कैल्शियम का लेना है। तो कैल्शियम का क्षारक होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ठीक है। कैल्शियम सल्फेट गलत है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होंगे। ये कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होंगे। अब हम अम्ल को देखते हैं। अम्ल यहाँ पर HCl, बेटा ये तो क्लोराइड है, नहीं होगा। दूसरा है कार्बोनेट, हाइड्रोजन तो फर्निश करता ही और कार्बोनेट, तो इसका ये सही है। तीसरा गलत है PO3, चौथा भी गलत है। तो कार्बोनेट कहाँ से आएगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3 से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। ये वाला लवण कब बनेगा? जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल H2CO3 क्रिया करेंगे तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो गया बी। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9, एक सांद्र अम्ल को तनुकृत करते समय, मतलब अम्ल और जल को मिलाना है हमें, लेकिन जब हम अम्ल के अंदर जल डालते हैं तो क्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है। अगर हमने ये अम्ल लिया
और हमने इस अम्ल के अंदर जल डाला तो ये क्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है और इसमें अम्ल की छींट हमारे ऊपर आ सकती हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। तो फिर हम अम्ल को तनु कैसे करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जल लेते हैं और जल के अंदर अम्ल डालते हैं। ये क्रिया भी ऊष्माक्षेपी है, लेकिन यहाँ अम्ल हमें कैसे डालना है? धीरे धीरे, बूंद बूंद करके। और दूसरी बात, इसमें अगर छींट आएगी भी तो किसकी आएगी? जल की, जो कम हानिकारक होगी। और एक और ध्यान रखना, हमें इसको लगातार हिलाते रहना है जिससे ये मिश्रण बहुत अधिक गर्म ना हो। तो हमें कैसे करना है? जल के अंदर क्या डालना है? अम्ल। कैसे डालना है? धीरे धीरे और लगातार चलाते हुए। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठता है। पहला है, अम्ल को जल में मिलाते समय लगातार हिलाएंगे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, जल को अम्ल में, ये काम तो हमें बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जब हम अम्ल में जल डालेंगे तो ये क्रिया ऊष्माक्षेपी होगी और हमें नुकसान पहुंचाएगी। तीसरा ऑप्शन, अम्ल में जल डालने के बाद क्षारक, क्षारक तो डालना ही नहीं है। चौथा है, अम्ल में क्षारक, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका आएगा ए। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आपका आएगा ए। प्रश्न नंबर 10, एक कंकाली रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? हम क्रिया को संतुलित क्यों करते हैं? मैंने आपको अभी बताया था, जब भी हम कोई क्रिया लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आते हैं अभिकारक और राइट हैंड साइड पर आते हैं उत्पाद, और दोनों के बीच में होता है तीर का निशान। क्योंकि हम द्रव्यमान को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही नष्ट। जितना द्रव्यमान अभिकारक का है उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होगा। मतलब जितने परमाणु लेफ्ट हैंड साइड पर हैं उतने ही परमाणु राइट हैंड साइड पर होंगे। इस नियम को हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम देखते हैं क्या उत्तर होगा इसका। इसका ऑप्शन होगा सी, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सत्यापित करने के लिए। तो आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्नों के लिए आप अगली वीडियो देखेंगे। थैंक यू।